तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट रेल का जो मॉडल प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, उसका आज की इस वीडियो में हम सेट सेट 2 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। यदि इससे पहले आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको देखने के बाद आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेट 2 की ओर। उससे पहले आप लोग सेट 1 देख लीजिए। सेट 1 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 से लेकर 40 क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए। अब आज के इस वीडियो में हम सेट 2 का जितना क्वेश्चन है सारा का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो जो सेट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो जो जर्मनी हुआ का एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1871 को हुआ था। ठीक है। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसकी रचना महात्मा गांधी जी ने किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। अगला है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ था। तो जो पूना पैक्ट है वो कब पारित हुआ था? तो पारित हुआ था मार्च 1932 को हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और आगे क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों का प्रवाह का उल्लेख किया है। गति या प्रवाह का किसका उल्लेख किया गया है? तो जो व्यापार है, व्यापार का, श्रम का और पूंजी का, सभी का उल्लेख किया है। कौन किए हैं? अर्थशास्त्रियों ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जॉबर क्या था। तो जो जॉबर था दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी का नाम था। किसका नाम था? जॉबर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी थे यानी कि अधिकारी, उसका नाम क्या था? जॉबर था। तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग कुछ और मत समझिएगा, एक व्यक्ति का नाम था जॉबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में का पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। तो जो भारत में वो कपड़ा मिल लगा था, कहाँ लगा था? 1851 को बम्बई में लगा था। कहाँ पर लगा था दोस्तों? जो भारत में पहला कपड़ा मिल लगा था वो 1854 ईस्वी में कहाँ पर लगा था? बम्बई। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि बम्बई का आज का नाम क्या है। आज बम्बई को किस नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो जब वुड ब्लॉक छपाई था ये सबसे पहले चीन में विकसित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में विकसित हुआ था। ठीक है। अगला है कि कॉमन लॉ किस देश में पारित हुआ। तो जो कॉमन लॉ नियम था वो कहाँ पर पारित हुआ था? वो ब्रिटेन में पारित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो जो लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन है वो कौन किया था? बिस्मारक ने किया था। यहाँ पर स्पेलिंग गलती है, इसको देख लीजिएगा। कौन किया था? बिस्मारक ने किया था। ठीक है। ये बिस्मारक कैसे होता है, ये सॉरी पर मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा बिस्मारक का स्पेलिंग कैसे होता है। ठीक है। मेरे पास माउस है इस चलते मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो जो भारत में आर्थिक महामंदी है वो जो आया था भारत में वो कब आया था? इसको भी याद कर लीजिए। और किस क्षेत्र में आया था? तो जो आर्थिक महामंदी आया था वो कृषि क्षेत्र में आया था। और कब आया था ये? 1929 को आया था। 1929 में आया था। और कब तक चला था? कब तक था? 1930 तक। ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो भारत में आर्थिक महामंदी आया था वो 1929 में आया था और 1930 में खत्म हो गया था। वो किस क्षेत्र में आया था? तो ये कृषि क्षेत्र में आया था। ठीक है। चलते हम लोग आगे आगे। और आगे हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। तो जो श्रीलंका में थे, जो सिंहली लोग के, जो सिंहली भाषा के जो लोग थे, वो अपना प्रभुत्व बनाने के लिए बहुत सारा प्रयास किए। और यहाँ तक कि जो 1956 था, 1956 में एक बिल लाया गया। और इस बिल में कहा गया कि जो 1956 में कहा गया कि जो सिंहली भाषा के लोग हैं वही केवल नौकरी कर सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर एक भाषा के और लोग रहते थे, तमिल भाषा के लोग थे। वो लोगों ने इसका विरोध किया कि ऐसा क्यों है कि जो सिंहली भाषा के लोग हैं वही बस नौकरी कर सकता है। तो पर कई सारा आंदोलन हुआ। ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो किसका प्रमुख क्या बोलते हैं प्रयास किया? कौन भाषा के लोग? सिंहली भाषा के लोग। ठीक है। और वहाँ पर एक बिल लाया गया था। कब लाया गया था? 1956 को आया था। ये भी क्वेश्चन आया था कि वहाँ पर बिल एक लाया गया था, वो कब लाया गया था और बिल में क्या क्या प्रस्ताव रखा गया था। तो 1956 को आया था। और इस बिल के तहत यही कहा गया था कि जो सिंहली भाषा के लोग हैं वही केवल नौकरी कर सकते हैं। और वहाँ के मूल निवासी कौन है? जो सिंहली भाषा के लोग हैं। ठीक है। ये सब बताया गया था उस बिल में। चलते हम लोग आगे आगे। और आगे का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच का विभाजन होता है।
तो जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था, उसमें क्या होता है, सत्ता का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों में। और संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या है कि जो केंद्र के पास जो शक्ति है वही शक्ति राज्य के पास है, यानी कि जो केंद्र में जो कौन होता है मेन, जो राष्ट्रपति होता है, और केंद्र में जितना शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है उतना ही शक्ति किसके पास होता है, राज्य में जो राज्यपाल है उसके पास भी हो सकती होता है उतना ही। जो राज्य का हेड होता है कौन होता है, राज्यपाल होता है, और केंद्र का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। तो संघीय शासन व्यवस्था उसी कहते हैं कि जो शक्ति है उसका बराबर बराबर बंटवारा केंद्र और राज्य में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, और आगे जो क्वेश्चन है वो कहता है कि संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध किया गया था। कह रहा है कि जो संविधान में है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की जो भावना है उसका निषेध क्या वर्णन किया गया है। तो जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17, उसके अंतर्गत जो अस्पृश्यता है यानी कि छुआछूत का भावना उसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद कितना में, 17 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, और आगे क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो जितना सारा है ये सब वो किसके अंतर्गत आता है, किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती जो सूची है उसी के अंतर्गत शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, उत्तराधिकारी आदि जो विषय है वो सब किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसका उद्देश्य था कि बांध बनाने से रोकना था। क्या था कि नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था, और नर्मदा नदी कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक बांध बना रहे थे, तो क्या हुआ वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया, नर्मदा बचाओ नाम से आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और किसके लिए शुरू हुआ था कि जो नर्मदा नदी था उसमें एक बांध बनाया जा रहा था। आगे चलते हैं, और आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है उसका जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 को हुआ था। और इसका जो स्थापना है वो कौन किया था, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एलन एक्टिवेन जो ह्यूम था, एलन एक्टिवेन ह्यूम, इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा, एलन एक्टिवेन ह्यूम, वही जो है वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्थापना किया था। और एलन एक्टिवेन ह्यूम कौन था, तो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कौन किया था, एलन एक्टिवेन ह्यूम। कब किया था, 1885 को किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1954 से 1968 के बीच हुआ था। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कब हुआ था, 1954 से 1968 के बीच। आगे चलते हैं, और आगे कहता है कि संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। कह रहा है कि संविधान के कौन सा अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है, तो किस में किया गया है, 8वीं अनुसूची में। किस में किया गया है, जो 8वीं सूची है उसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत में जो संविधान कितना भाषा का वर्णन किया गया है, 22 भाषा का वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में, तो जो 8वीं अनुसूची है उसी में वर्णन किया गया है कि भारत में कुल 22 भाषा है, और भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है कौन है, हिंदी है। 8वीं अनुसूची में सब क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % का आरक्षण प्रावधान किया गया था। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। आगे क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है। तो जो विश्व की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है वो कौन है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक यानी कि लोगों द्वारा शासन होता है इसमें, और भारत कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। आगे क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। तो जो हरियाणा है उसमें सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। कहाँ पर, हरियाणा में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा, जो काली मृदा है वो कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। आगे कहता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया था। कह रहा है कि जो सरदार सरोवर बांध है गुजरात की किस नदी पर बनाया गया था, कि नर्मदा नदी जो था इस पर बनाया गया था सरदार सरोवर बांध। आगे का क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है।
तो जो रेशम है उसे क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोडरमा जो जिला है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो झारखंड के कोडरमा जिला है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील में बाजार में उपलब्ध कराती है? तो जो सेल कंपनी है, सेल स्टील कंपनी है, वो भारतीय बाजार है उसमें क्या करता है? उपलब्ध कराती है। जो स्टील है वो कौन कंपनी उपलब्ध कराती है? सेल। सेल का फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो जो भारत की समुद्री तट है उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी वो कब चला था? 1853 को। कब चला था? 1853 को। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलती दिया गया है, इसको मत देखिएगा आप लोग, यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भारत की पहली रेलगाड़ी था वो 1853 को चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं और आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? कौन है? परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जो बहुत पहले से चली आ रही है जिसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय भी कहते हैं। तो कौन सा है परंपरागत? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सब कैसा उदाहरण है? ये परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है। और परंपरागत किसे कहते हैं? जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या चीज़ है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील देश में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है? औसत आय। और औसत आय को भी क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन वही है कि औसत आय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आगे चलते हैं। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो जो सेवा क्षेत्र है जिसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं, उसमें परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, सब किसके अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो कृषि है, डेयरी है, वानिकी है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो चीनी हो गया, गुड़ हो गया, ईंट हो गया, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र से विनिर्माण करके जो बनाया जाता है वो सब किसके अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवन बीमा की गतिविधियां है क्या है? तो जो जीवन बीमा है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ा है? तो जो आज के जो ज़माना है उसमें जो कागज़ का पैसा है यानी कि नोट है, उसके अलावा जो डिजिटल मनी है, फ़ोन पे हो गया, यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? डिजिटल मनी के अंतर्गत आता है। और वर्तमान समय में जो कागज़ के पैसे से ज़्यादा किसका चलन हो गया है? डिजिटल मनी का। अगला क्वेश्चन कहता है कि धन का आधुनिक रूप क्या है? कह रहा है कि जो धन का आधुनिक रूप है वो क्या है? तो सिक्का और नोट भी है, प्लास्टिक का भी मनी है और डिमांडिंग डिपॉजिट भी है। सब क्या हो जाएगा? आधुनिक रूप में क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? तो जहाँ पर सस्ता श्रम होता है और उत्पाद के लिए क्या होता है? तैयार माल होता है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है उसी जगह पर अपना जो कंपनी है वहाँ पर निर्माण करती है। कहाँ पर? जहाँ सस्ता श्रम होता है, उत्पाद के लिए तैयार माल होते हैं और जहाँ पर आसानी से काम करने के लिए जो आदमी लोग हैं वो सब मिल सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार माल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? तो जो ये डाक सेवाएं हैं वो सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल राशि कितना % नकद रखना पड़ता है? तो जो आरबीआई कहता है कि जो कोई भी बैंक है, चाहे स्टेट हो गया, फिनो हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया, ग्रामीण हो गया, वो सभी बैंक के पास कितना %? 15% जो नकद है वो रखना पड़ता है। कितना %? 15%।
तो दोस्तों ये रहा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।